अफसार साहब, आपकी जानी बातें तारीखी फैसला है, इसको तारीख में याद रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर के ये रिमार्क्स से भी वो गुफ्तगू कर रहे थे। कैसा आप सियासी इम्पैक्ट देखते हैं कि अब हमारा सियासी माहौल क्या हम चेंज होते हुए देखेंगे? कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं होगा कि मैं किसी सियासी जमात का सरबराह नहीं हूँ, किसी सियासी जमात में नहीं हूँ। तो इसका फैसला अब सियासी जमातों ने और उनके सरबराहों ने करना है कि इस फैसले को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करते हुए क्या वो इस मुल्क के अवाम की हालत जार सोचते हुए वो आगे बढ़ने का रास्ता कोई डिवाइस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि बॉल जो है वो अब पार्लियामेंट के कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने जिससे अदलिया से लोगों की बहुत शिकायतें थी और अब भी हैं, लेकिन अदलिया ने एक बहुत वाज़ेह फैसला दिया, बहुत वाज़ेह फैसला, इसमें कोई अगर मगर नहीं रह गई। और उन्होंने और पीटीआई को जो दो बड़ी शिकायतें थी, एक तो ये कि उनका मैंडेट चुराया गया, जिसके लिए वो ट्राइब्यूनल्स में भी गए हुए हैं कुछ सीटों के हसूल के लिए, और दूसरा उनका ये रिजर्व सीट का सबसे बड़ा इश्यू था जिसमें उन्हें एकदम से मेरा ख्याल 23 नशिस्तों का इजाफा कम अज कम होगा पीटीआई के नंबर में। तो उसके नंबर में 23 नशिस्तों का इजाफा होने के बाद भी वो सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी तो शायद ना बन सके, लेकिन उसके बहुत बहुत करीब है। वो कुछ 2-3-4 सीटों का फासला ही रह जाएगा। लेकिन अब इसीलिए पीटीआई पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि सिस्टम ने उसे एक मौका दिया है मजीद कि आप इस सिस्टम के अंदर आके सिस्टम को चेंज करें। बाहर बैठ के सड़क के जरिए अदम इस्तेहकाम के जरिए अगर वो इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने पिछले 2 साल की, तो वो उसमें नाकाम रहे हैं और शायद आइंदा भी नाकाम रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया, जैसे कि ये वाला था, और इसमें उन्होंने बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। आप सोचें कि जनवरी से ये शुरू हुआ है, इलेक्शन से पहले से ये मामला, और आज आके कुछ 7 महीने बाद ये फैसला उनके हक में आया है। तो एक अवाम का भी ये हक है अब कि वो उनको भी कुछ सुकून का सांस मिले, वो अपने और कामों पे तवज्जो दें और इस मुल्क को आगे लेके चलें। लेकिन जाहिर है सबसे पहली जिम्मेदारी सियासी जमातों की और उसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इस फैसले को कबूल करे, वो किसी इसको रिव्यू पिटीशन में ना जाए। जब 11 जैसे कि नदीम मलिक साहब ने कहा कि 11 जजेस का ये फैसला है कि नशिस्तें पीटीआई की हैं, और वैसे भी 8-5 से भी अगर हो तो वो भी बहुत बड़ा फैसला है। तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए हुकूमत को खुले दिल के साथ, और यही उनका जमहूरी रवैया होगा। और अगर हुकूमत आज भी ये फैसला कर ले कि उसने जमहूरी रवैया ही इख्तियार करना है, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मैसेज आएगा। अच्छा मैसेज आएगा। अफसार साहब हमारे साथ ही रहिएगा। राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून। राजा साहब बहुत शुक्रिया। आप फैसले को किस तरह देखते हैं? एक जो आईनी बहरान असेंबली में नजर आ रहा था वो टल गया? मैं समझता हूँ बुरान तो टल गया, लेकिन इस फैसले ने आईनी बुरान बरल पैदा कर दिया। वो इस तरह से कि जो आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसका सब आर्टिकल 6 और उसकी झैली जो दफा है वो है डी, वो ये कहती है कि रिजर्व सीट्स उन ही लोगों को दी जाएंगी, उसी पार्टी को दी जाएंगी कि जिसने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी थी, इलेक्शन कमीशन को नाम दे रखे थे और उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए थे विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल 104 है जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो और उसके जो नीचे जो रूल्स बनाए गए, वो रूल 92 से लेके 96 तक, उन सब की वायलेशन मुझे इस फैसले में नजर आती है कि उनको बिल्कुल वायलेट करते हुए ये फैसला दिया गया। अब इससे बहरान पैदा होते हैं। कोर्ट्स का काम ये होता है कि वो कानून की तशरीह करें, आइन के अंदर कोई इबहाम है तो उस इबहाम को दूर किया जाए, उस एम्बिगुइटी को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन कोर्ट्स का काम ये नहीं होता कि एम्बिगुइटी दर एम्बिगुइटी पैदा करती जाए, क्योंकि आप देख चुके हैं माजी करीब में कि आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दैट वाज अमेंडेड बाय अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी मुनरिफ अराकीन के वोट्स आप काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आइन का कम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, उसका हुलिया बिगड़ जाता है। ये अलग बात है
कि इस फैसले का गवर्नमेंट की अक्सियत पे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद 2/3 अक्सियत उन्हें नहीं मिल सकेगी, लेकिन जो सादा अक्सियत है जो लेजिस्लेशन के लिए जरूरी होती है वो उन्हें अवेलेबल है 208 की तादाद में, और ये पीटीआई की ये सीटें मिला के 123 हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हमेशा रहेगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल तो ये था कि ये सीट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, पीटीआई को मिलनी चाहिए, और ये ऑब्जर्वेशंस भी आती रही कि जी वोट पीटीआई को दिया गया या जिन लोगों को दिया गया उन ही की ये सीट्स होनी चाहिए। इस हद तक मान लिया जा सकता है, इसे माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई जब आपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई, उसने पीटीआई की बैसियत जमात इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया, और इसी तरह जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने लिख के दे दिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो उस सूरत में और साथ ये कि जो दिलचस्प बात है वो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता। तो हाउ दे आर एंटाइटल्ड फॉर द रिजर्व सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये सवाल अपनी जगह एक नहीं, कई तरह की एम्बिग्युइटीज हैं। बहरहाल मैं दाद देता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने फुल कोर्ट बैठाई। इससे पहले आपको पता है कि माजी में बार बार कहा जाता रहा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट करते रहे कि इस इशू पे आप देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो बिल असेंबली के अंदर गया, उस हवाले से कहा गया जी कि फुल कोर्ट बैठाएं, नहीं बैठाई गई। फिर कहा गया जी कि आप ये जो केस था सास के हवाले से जो एक वीडियो लीक ऑडियो लीक हुई थी, तो उस हवाले से भी कहा गया जी किसी और बेंच को या फुल कोर्ट बैठाई जाए, उस हवाले से भी इनकार कर दिया गया। 63 के हवाले से कहा गया जी कि फुल कोर्ट बैठाई जाए या लार्जर बेंच बैठाया जाए, वो भी नहीं बल्कि एक हम ख्याल बेंच बैठा के वो किया जाता था। मैं समझता हूँ इस हवाले से खुशाइंद बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सारे जजेस को लेके चल रहे हैं और वो उनके मुंह पे इख्तलाफ करते हैं, कोर्ट में बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन उनकी मौजूदगी में देते हैं, और यहाँ तक के कंट्रोवर्ट करते हैं उनके किसी भी दलील को या किसी भी क्वेश्चन को मुंह पे वहां पे रद्द करते हैं। तो और ये चीज ज्यादा साहब आपका सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद और बहाल करती है। साथ रहेगा यहिया फरीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है आप। यहिया साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इख्तलाफी नोट में जो रिमार्क्स किए गए थे वो मैं आपके सामने रखूंगी और मैं चाहूंगी कि जरा इससे मुतालिक हमारी रहनुमाई कीजिएगा। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि पीटीआई को बतौर जमात मखसूस नशिस्तों के लिए ना गिनने की हद तक ऑर्डर कलअदम है। जिन्होंने आखिरी दिन पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की वो इसी जमात के उम्मीदवार है। देखिए, दो चैलेंजेस थे जो गवर्नमेंट को है, करंटली जो कोलिशन गवर्नमेंट को चैलेंजेस है। पहला चैलेंज ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, सेनेट और चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर सेनेट के इलेक्शंस थे, क्या वो इस फैसले से जो है इफेक्ट होंगे, क्या इस फैसले से वो भी नल एंड वॉइड क्रिएट करार दे दिए जाएंगे जिससे फिर गवर्नमेंट पूरी कोलैप्स कर जाएगी। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी फैसला है उसमें उन्होंने कहा है कि रिजर्व सीट्स का जो कैंडिडेट्स थे वो क्वाश किए जाते थे 6 मई 2024 से, जिसका मतलब ये है कि जो पास्ट जितने भी इलेक्शंस हुए वो सारे स्टैंड कर गए। तो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो क्लियर हो गई, तो गवर्नमेंट को इतना बड़ा उसमें चैलेंज नहीं आएगा। दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट के पास क्या मेजॉरिटी रहती है या नहीं, तो मेजॉरिटी तो उनके पास अभी भी है, सुपर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो लेकिन लॉज और लेजिस्लेशंस को पास करने के लिए जो मेजॉरिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशनली दरकार होती है वो गवर्नमेंट के पास रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब एक प्रोसेस तो ले डाउन कर दी है कि पीटीआई ने किस तरीके से अब एक अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करना है, किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करनी है, फिर स्टेटमेंट फाइल करनी है, फिर पार्टी की कंफर्मेशन आएगी। देखिए, अब ये सारा जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर ले डाउन किया ये तो इलेक्शन एक्ट 2017 से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। इलेक्शन एक्ट में तो ये सारा प्रोसेस प्री इलेक्शन होना था, इलेक्शन से पहले ये सारी की सारी लिस्टें जमा होनी थी। तो क्या अब इलेक्शन एक्ट को भी 2017 को भी अमेंड किया जाएगा या ये एक स्पेशल वेवर या एक स्पेशल फेवर की गई है पीटीआई के लिए? क्योंकि बाकी पार्टीज जो इलेक्शन से पहले हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराती हैं, तो ये उनके साथ भी तो देखें, वो उनके साथ भी एक इनजस्टिस है कि अब तो फिर फ्यूचर में यही हुआ करेगा कि एक पार्टी जो है वो इलेक्शन एक्ट को माने बगैर जीतने के बाद एक नई लिस्ट जो है वो जमा करा देगी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला दे दिया करेगी। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा तो एक्चुअली अभी क्रिएट हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो अब लेजिस्लेशन करे
और इलेक्शन एक्ट को के अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि देखिए, एक एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक ऐसी पार्टी थी जिसके मैनिफेस्टो के अंदर ये बात का जिक्र भी नहीं है कि वो औरतों को या नॉन मुस्लिम्स को सीट्स देना चाहती हैं। तो वो एग्रीव्ड किस तरह थी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला भी करना चाहिए था कि वेदर इट इज ऑल्सो एन एग्रीव्ड पार्टी और नॉट, क्योंकि इस पार्टी का जो बुनियाद है वो नॉन मुस्लिम्स या औरतों की नशिस्तों के साथ नहीं था। और पास्ट में उन्होंने ना तो ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल की और ना कोई अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई। तो ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही कैसी थी, सुप्रीम कोर्ट को पहले इसका भी फैसला करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरीके से आप फ्यूचर में बैकडोर ओपन कर देते हैं ऐसी पार्टियों के लिए जिसको वोटर रिजेक्ट करता है, लेकिन लेटर ऑन इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन कर देते हैं और फिर वो पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाती है। ये जो सारा प्रोसेस इलेक्शन एक्ट ने ले डाउन किया, उसका मकसद ये है कि वोटर को मालूम हो कि कौन सी रिजर्व सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए हैं और कौन सी पार्टी जो है वो एलिजिबल है फॉर दिस प्रोसेस। तो अभी तो वो भी एक सारा जो मामला है वो क्वेश्चन में आ गया है, लेकिन सारा मामला क्वेश्चन में आ गया। या फरीद साहब हमारे साथ ही रहिएगा।